जय हिंद दोस्तों जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो अक्सर कहीं ना कहीं ज़मीन हिलती है, या यूं कहें कि धरती के अंदर भी और छोटे मोटे जगहों पर कुछ ज़्यादा ही बड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे तो इस साल 3 बड़े बदलाव हुए हैं, अमेरिका में, इजराइल में और ईरान में। अब इन तीनों बड़े बदलावों का असर क्या पड़ रहा है और किस तरीके से, इस चीज़ के ऊपर तो एक बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी, लेकिन मोटे तौर पर इस चीज़ का डिस्कशन किया जाएगा कि अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमला किया, या यूं कहें ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट पर हवाई हमला किया, उसका एक डिटेल डिस्कशन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि हमारा, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसके लिए NCERT के कंसेप्ट्स की ज़रूरत होगी, और इसी के लिए हमने NCERT कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। और इस कंसेप्टर बैच को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपकी 6 से लेकर 12 तक की NCERT जो कि GS पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगी वो सारी प्रिपेयर करवाई जाएगी। और रही बात, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो फीस है हमने आप लोगों के लिए 500 रुपीज़ पर मंथ रखी है, जो कि आपकी पॉकेट पे भी ज़्यादा दबाव नहीं डालेगा और पढ़ाई भी आप कंटिन्यू कर पाएंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है ईरान के ऊपर, ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। अब ये एयर स्ट्राइक क्या है, किस तरीके से है, इस सिस्टम को हम समझने की अगर कोशिश करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि असलियत में जो मैं बार बार आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया में कुछ थिएटर्स ऑफ वॉर हैं, जैसे ब्लैक सी, काला सागर एक थिएटर ऑफ वॉर है। इसी तरीके से अगर आर्मेनिया अजरबैजान को देखेंगे तो एक थिएटर ऑफ वॉर है। इसी तरीके से यहाँ इस टाइम पर ये जो सीरिया, इराक, खासकर ये मिडल ईस्ट का जॉर्डन, लेबनन, ये पूरा इलाका जो है ये एक थिएटर ऑफ वॉर है। थिएटर ऑफ वॉर का मतलब ये होता है कि वो इलाका जो बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में पड़ रहा हो, वो इलाका जो बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में पड़ रहा हो और बड़ी शक्तियां, बड़ी ताकतें उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए संघर्ष कर रही हों, ताकत लगा रही हों। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अमेरिका से लेकर ये सारी की सारी बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो हैं ये अपना दावा इस एरिया में, इस इलाके में थोपती हैं, या यूँ कहें कि दावा करती हैं, और यहाँ पर लड़ाई हो रही है। यहाँ शुरू से ऐसा है ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, इस पूरे इलाके को जिसे हम मिडल ईस्ट कहें, ये पूरा इलाका मिडल ईस्ट कहलाता है और ये दुनिया का शुरू से एक बैटल ग्राउंड रहा है। अगर आप देखें, चाहे रोम ने भी इस इलाके पर कब्जा किया, पर्शिया, जब पर्शियन एम्पायर होता था वो भी इस इलाके पर कब्जा करता था, ओटोमन्स ने भी इस इलाके के ऊपर कब्जा रखा, अरब्स ने भी एक बहुत लंबे समय तक इस इलाके पर कब्जा रखा। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, अलग अलग इलाकों से अगर आप देखोगे तो अलग अलग साम्राज्य जो थे, अलग अलग एम्पायर्स ने इस इलाके पर कब्जा रखने की कोशिश करी। ये तो बात हो गई एंशिएंट पीरियड की। अगर आप ब्रिटेन फ्रांस की बात अगर करते हैं तो ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इस इलाके पर अपना डोमिनेंस जमाए रखा, यहाँ तक कि उन्होंने इस इलाके में 1853 में भी 7 साल लंबा क्रीमियन वॉर लड़ा। उन्होंने इजिप्ट को हराया, ऑटोमन्स को हराया, और इस सुएज नहर और इस पूरे इलाके पर दबदबा बनाए रखा कि कोई इस इलाके पर कब्जा ना करे, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। ऐसे में अगर आप देखें, अमेरिका और USSR ने भी यहाँ पर बहुत ताकत से अपना दबदबा बनाए रखा। अब इसी चीज को अगर आप देखेंगे, भले ही USSR खत्म हो गया, लेकिन रशिया अभी भी एक ताकत है, और चाइना जो है वो लगातार इस इलाके में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू ईरान के साथ दोस्ती बढ़ाकर अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरेबिया जो है वो भी इस इलाके के अंदर अपनी प्रेजेंस, डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है। टर्की भी, ईरान भी, इजराइल भी, और यहाँ अमेरिका प्लस नाटो नेशंस जितने भी हैं, ये सारे भी इस इलाके पर अपना अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं।
और यही रीजन है कि इस इलाके के अंदर ये पूरे का पूरा इलाका जो है ये बैटल ग्राउंड बन चुका है, बहुत जबरदस्त बैटल ग्राउंड है। और कोई बड़ी बात नहीं है, लेबनान भी इसी में है और जॉर्डन भी इसी में है। अब यहां अमेरिका नाटो फोर्सेस को देखेंगे तो किसी टाइम पर यहां इराक के अंदर सद्दाम हुसैन की जब तक सत्ता थी, इराक के अंदर सद्दाम हुसैन और ईरान के अंदर सीरिया के अंदर बशर अल असद तो खैर अभी भी है, इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता होती थी, यह ताकतवर था, और सीरिया के अंदर बशर अल असद ताकतवर था, बशर अल असद ताकतवर था। और मजे की बात यह है इन दोनों को रशिया और अर्स्टवाइल यूएसएसआर सपोर्ट करता था, इन दोनों को यूएसएसआर या रशिया हमेशा सपोर्ट करता रहा है। 2000 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू किया, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म यानी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध शुरू हुआ, तो यहां सद्दाम हुसैन और यहां बशर अल असद, सद्दाम हुसैन और बशर अल असद को हटाने के लिए 2003 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटा दिया या यूं कहें मार डाला। और बशर अल असद के अगेंस्ट 2011 के अंदर जो अरब स्प्रिंग थी उसमें बशर अल असद के अगेंस्ट रिबेल्स जो विद्रोही थे उनको ताकत पहुंचाई, उनको हथियार पहुंचाए, और आज के दिन बशर अल असद जो है उसको भी काफी हद तक कमजोर करके अमेरिका ने बड़े इलाके पर यहां पर अमेरिकन फोर्सेस तैनात हैं, अमेरिकन फोर्सेस इस पूरे इलाके में तैनात हैं और अमेरिका ने इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कब्जा कर लिया। अब प्रॉब्लम समझिए, यहां पर सेंटर में अमेरिका आ चुका है, इधर टर्की है, इधर ईरान है। अमेरिका ने यहां से सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया। असलियत में अगर इस सद्दाम हुसैन को देखो, ये कैसा भी था, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रखा था। सद्दाम हुसैन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रखा था, और बहुत इंपॉर्टेंट काम यह कर रखा था कि उसने ईरान के लिए एक चेक एंड बैलेंस का काम किया हुआ था। ईरान इराक वॉर लड़ा अप्रॉक्सीमेट 1979 से लेकर 1989 तक, 10 साल तक, 88 तक, 10 साल तक ईरान के साथ वो लड़ता रहा, और यकीन मानिए ईरान को आगे नहीं बढ़ने दिया, ईरान को अपना इन्फ्लुएंस इस इलाके में एस्टैब्लिश करने के लिए सोच भी नहीं पा रहा था। और यकीन मानिए जब तक सद्दाम हुसैन रहा, ईरान को इस इलाके से बाहर नहीं निकलने दिया। इराक के ऊपर एक स्ट्रांग होल्ड था, यस, और सद्दाम हुसैन इतना पावरफुल था इस मामले में कि ईरान को बॉर्डर तक क्रॉस नहीं करने दे रहा था। बहुत तगड़ा यहां पर बैरियर की तरह काम कर रहा था सद्दाम हुसैन, और यही रीजन है ना तो ईरान यमन में बढ़ पा रहा था, ना ही इराक में। सऊदी अरेबिया खुद कंफर्टेबल था सद्दाम हुसैन से। अमेरिका ने क्या किया, सद्दाम हुसैन को ही खत्म कर दिया। अब क्योंकि सद्दाम हुसैन खत्म हो गया और अमेरिकन फोर्सेस इस इलाके के अंदर जाकर एस्टेब्लिश हो गई, अब अमेरिकन फोर्सेस कितनी भी ताकतवर क्यों ना हुई, असलियत में ईरान जो है वो क्लेम करता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन को। इस्लाम जो है, ईरान क्लेम करता है इस्लामिक रेवोल्यूशन को कि इस्लामिक क्रांति, इस्लामिक रूल। और अमेरिका और इजराइल ये दोनों के दोनों फॉरेन रूल एस्टैब्लिश करते हैं। अब यहां जब इस्लाम की बात आती है तो इस्लाम दुनिया का एक ऐसा धर्म है जो दूसरे किसी धर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करता एट एनी कॉस्ट। जब वो ब्रदरहुड की बात करता है तो जैसे आप हिंदुइज्म में कहते हैं, तो वो हिंदुइज्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सभी समान हैं और सभी एक कुटुंब की तरह हैं जिसमें बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन सारे जैसे परिवार में भाई बहन भी आपस में खटपट रहती है। लेकिन इस्लाम यहां कह रहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम उम्मा, बाकी सबको काफिर या दूसरा एक मामला समझ लिया जाता है। इसे कोई रिलीजियस उसमें ना ले, लेकिन एक मोटे तौर पर समझ लें।
तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि इस्लामिक रेवोल्यूशन का बेसिक थॉट ही इस्लामिक रूल है और इस्लामिक रूल की एस्टेब्लिशमेंट है, बाकी सारे रूल इलिजिटिमेट मान लिए गए। अब यहां अमेरिका प्रेजेंट है और ईरान इस्लामिक रूल की रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, इस्लामिक रूल की बात कर रहा है। तो कॉमन मासेस जो है और खासकर ये शिया आउटफिट के नाम पर भी काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। अब ऐसे में यहां इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम पर, इस्लामिक रेवोल्यूशन यानी इस्लामिक क्रांति के नाम पर, इस्लामिक रूल के नाम पर, शिया सुन्नी के नाम पर ईरान अपना डोमिनेंस सद्दाम हुसैन के जाते ही ईरान ने अपना डोमिनेंस इराक में, सीरिया में, लेबनान में, जॉर्डन में इस्टेब्लिश करना शुरू किया। यहां तक कि सऊदी अरेबिया के उन इलाकों में भी जहां पर शिया पॉपुलेशन ज्यादा है, और खास बात यह है जिन इलाकों में इस सऊदी अरेबिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं वहीं पर शिया पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। और यमन के इस इलाके के अंदर शिया पॉपुलेशन जहां पर है। शॉर्ट में ईरान ने फैलना शुरू किया, ताकतवर होना शुरू किया और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। और यहां डायरेक्ट ना जाकर यहां के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं आतंकवादी गुट जो हैं, उनको हथियार और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को अब इन्हीं सभी फोर्सेस से सबसे ज्यादा खतरा है। अब सोचकर देखिए, सबसे ज्यादा खतरा 2003 के बाद से होना शुरू हो गया और 2014 में जो ISIS आया था वो उसी का एक आउटकम था। यस, एक पावर वैक्यूम का आउटकम था जबरदस्त लेवल पर। अब ऐसे में सोचकर देखिए, अमेरिका यहां पर मौजूद है, अमेरिका यहां पर मौजूद है। ईरान जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। और मजे की बात पता है क्या है दोस्तों, असलियत में जितना ताकतवर खामेनेई है उतना ही ताकतवर और खामेनेई के बराबर की ताकत रखने वाला ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड है, जो ईरान के इन्फ्लुएंस को इन देशों में बढ़ा रहा है। और मजे की बात यह है, वो आज के दिन वो और उसके ऑफिसर्स इतने ताकतवर हो गए हैं कि ईरान चाहे भी तो अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं कर सकता और अमेरिका ने उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। पिछले साल जनवरी 2019 के अंदर 2020 में अगर आप देखेंगे तो जनरल सुलेमानी जो है उसको अमेरिका के एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया था। जनरल सुलेमानी वो था जिसने अमेरिका की हालत खराब कर रखी थी लेबनान, सीरिया और इराक के अंदर। इतना ज्यादा ताकतवर तरीके से उसने पूरे ईरानियन इन्फ्लुएंस को फैलाया था कि अमेरिका की हालत खराब थी। अमेरिकन पिछले 10 साल से उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लास्ट में एयर स्ट्राइक में मारा गया और मारा गया उसको, और उसकी वजह से अमेरिका को अपना स्ट्रांग होल्ड करने को मिला। लेकिन अभी भी ईरान कमजोर तो हुआ नहीं, ईरान पीछे हटा नहीं। अब ईरानियंस ने क्या किया, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ड्रोन प्रोवाइड करने शुरू किए। जी हाँ, ये वही ड्रोन्स हैं, ये वही वैसे ही ड्रोन्स हैं जैसा J&K के अंदर हमला हुआ है। सोचकर देखिए, ये जो हमास वाले, हिजबुल्लाह वाले या फिर जो बाकी बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो सीरिया और इराक के बॉर्डर पे ज्यादा एक्टिव हैं, ये लोग ड्रोन का यूज करेंगे और अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करके उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। यही रीजन है हर दूसरे चौथे दिन आपको या हर कुछ दिन बाद आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि बगदाद के अंदर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के पास ड्रोन अटैक हुआ, सीरिया के अंदर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के पास ड्रोन अटैक हुआ, या इराक के अंदर ड्रोन अटैक हुआ। ये अक्सर आप सुनने को मिलेंगे और ये प्रॉब्लम तो है ही, कोई भी रडार इन ड्रोन्स को पकड़ तो सकता नहीं है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है, सस्ता सा ड्रोन अगर मान लिया 10-20 हज़ार 50 हज़ार, मान लिया चलो लाख रुपए का, एक आम आदमी के लिए लाख रुपए ज़्यादा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे करोड़ों अरबों में फंडिंग मिल रही होती है, उसके लिए एक ड्रोन की कीमत लाख रुपए की कीमत क्या मायने रखती है, कुछ भी नहीं। अब ऐसे में वो अगर ऐसे 10 ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर ले अमेरिका पे हमला करने के लिए, तो आप सोच सकते हैं, और कामयाब हो जाए तो आप सोच सकते हैं अमेरिका को कितना फायदा, मतलब
उनको कितना ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। यही चीज़ यहाँ पर है दोस्तों, एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर है। इस पूरे इलाके के अंदर अब ईरान अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए अमेरिकन पर ड्रोन अटैक कर रहा है। इसी तरीके के ड्रोन अटैक्स से फ्रस्ट्रेट होकर, इसी तरीके के ड्रोन अटैक्स से फ्रस्ट्रेट होकर, या यूं कहें उनको दबाने के लिए या उन पर हमला करने के लिए, अब अमेरिका ने सीधे तौर पर एयर स्ट्राइक किया है। और ये पूरे तरीके से, हालांकि मजे की बात यह है ईरान इनमें से किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्लेम नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से ईरानियन ड्रोन और ईरानियन टेक्नोलॉजी उनके पास मिलती है, उससे साफ पता लगता है कि ईरान ही सपोर्ट कर रहा है। अब ईरान के इन टेररिस्ट आउटफिट्स के ऊपर सीधे तौर पर अमेरिका ने बम बरसाना शुरू कर दिया है। हालांकि यह सोचना है कि अभी देखना होगा कि अमेरिका कितने दिन तक इस तरीके की एयर स्ट्राइक्स को कंटिन्यू करता है, लेकिन रियलिटी यही है कि इस टाइम पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और अमेरिका के ऊपर ये एक तरीके का बड़ा, अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक तरीके का बड़ा हमला किया है। और इसको इस लाइट में भी देखा जाना चाहिए दोस्तों कि असलियत में अगर आप देखेंगे तो इसी जनवरी के अंदर बाइडन आए हैं, सत्ता में बैठे हैं। इजराइल में नेफ्ताली बेनेट आ चुके हैं जो अभी जून में ही बने हैं, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा रेडिकल हैं। और यहीं पर इब्राहिम रईसी आ चुके हैं जो अपने आप में हैंगमैन कहलाते हैं। यानी तीनों जगह पर नेफ्ताली बेनेट अपने आप में बहुत ज़्यादा रेडिकल हो गए, ईरान के राइसी अपने आप में बहुत ज़्यादा रेडिकल हो गए, और बाइडन जो लिबरल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है सबसे ज़्यादा अटैकिंग बिहेवियर इन्हीं का नज़र आता है। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो तीनों तरफ, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक न्यूक्लियर डील होने वाली है, यहाँ पर एक न्यूक्लियर डील होने वाली है जिसमें रईसी जो है वो टेररिस्ट अटैक करवाकर कहीं ना कहीं दबाव अमेरिका पे बनाएंगे कि तुम अगर न्यूक्लियर डील नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगा। अमेरिका यही दबाव रईसी पे बनाएगा ऐसे ही एयर स्ट्राइक करके, और इजराइल पूरी ताकत लगाएगा कि ये न्यूक्लियर डील ना हो। हर कोई अपनी गेम खेल रहा है, हर कोई अपने मामलों में आगे बढ़ रहा है। सिचुएशन किस तरफ मुड़ेगी उस चीज़ को तो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन टाइप जो भी है, और अपने दोस्तों को बताएं कि हम लोग काफ़ी अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे चैनल को से जुड़े। धन्यवाद।